स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है। आज की जो क्लास नंबर है 9। इसके पहले हमने 1 to 8 क्लासेज आपको दे दी हैं और ये जो 8 क्लासेज हैं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, यानी 8 क्लासेज ये नहीं है। आप कह लीजिए अगर हम ब्रेक करके चलते तो कम से कम 15-20 क्लासेज है ना, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लेकर चल रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा मॉड्यूल वाइज देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को हिंदी में हम लोग उद्यमिता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यमिता। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लस इसके जो क्वेश्चंस है सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें टोटल 70 हैं, तो हमने इसको ब्रेक किया है 35 किया है, क्योंकि एक साथ 70 करना थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है आपके लिए और मेरे लिए, दोनों लोगों के लिए। ठीक है, तो उतना बेहतर आउटपुट नहीं हो पाता है। इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। यहाँ क्लासेज वाइज क्लास 1 क्लास 2 इस तरह से पीडीएफ अपलोड हो रहा है। आईटीआई इसको ओपन करेंगे globaliti.org तो आईटीआई कोर्स का ऑप्शन होगा, वहां पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप कर सकते हैं पीडीएफ को डाउनलोड। और क्लासेज है, जैसे क्लास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्लास 9 आ गई ना, तो उसी प्रकार से वहां पर पीडीएफ भी है क्लास 1 का, 2 का, 3 का, और ऑर्गेनाइज तरीके से है। न्यू मॉड्यूल जो है आपका न्यू लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक जो है उसके अकॉर्डिंग पहला मॉड्यूल ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6, 7, 8 हम लोगों ने कर लिया है और आज कर रहे हैं 9 नंबर। ठीक है, और इसका एक पार्ट और आएगा, उसके बाद करियर डेवलपमेंट, कस्टमर एंड ग्रेटिंग अप्रेंटिसशिप, मतलब फिनिशिंग लाइन के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये वाला मॉड्यूल कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप वाला। चलिए, क्वेश्चन करने से पहले एक दो चीजें हैं जो मैं शुरू में बता दूं। खास करके मैं वीडियोज में ऐसा करता हूं कि जो टॉपिक है एक ही टॉपिक से बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन आते हैं, तो क्यों ना उस टॉपिक को हम 2-3 मिनट यहाँ पर स्टडी कर लें, जिससे हमें बार बार क्वेश्चन ना तो मुझे आपको समझाना पड़ेगा, ना ही आपको समझना पड़ेगा, खटाखट आप आंसर करते जाओगे। अगर मैं टॉपिक पहले बता दूं तो 2-3-4 मिनट या 5 मिनट अधिकतम लग सकता है। समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि उद्यमी कौन होता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? तो देखिए, हिंदी में लिखा हुआ है कि एक उद्यमी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक नया व्यवसाय या बिजनेस स्टार्ट करता है या उसकी स्थापना करता है और उसे चलाता है। ठीक है, जैसे कुछ सफल लोगों की बात किया जाए, प्रसिद्ध लोगों की बात किया जाए, जैसे जुकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं या फेसबुक के फिलहाल सीईओ हैं। बिल गेट्स की बात की जाए, जिनके नाम से आप सभी लोग परिचित ही हैं। एलन मस्क की बात किया जाए। ठीक है, तो ये लोग कौन से लोग हैं? इनको उद्यमी बोला जाएगा, एंटरप्रेन्योर बोला जाएगा। ऐसे लोग जो बिजनेस को स्थापित करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं और 2, 4, 10, 20, 50 लोगों को नौकरियां भी देते हैं समय के साथ और अपने बिजनेस की कैपेसिटी के हिसाब से। हो सकता है आपका छोटा बिजनेस हो तो 4 लोगों को नौकरी दे रहे हैं, और ऐसे बड़ा आपका फेसबुक और टेस्ला जैसे बिजनेस आपके हों, और जैसे इन्होंने ट्विटर खरीद लिया तो लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं। ठीक है, तो उद्यमी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं। ठीक है, उद्यमी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, और जो कार्य वो करते हैं उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है या उद्यमिता बोला जाता है। उद्यमी कौन हो गया? जो ये सब कुछ कर रहा है। ठीक है, एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया। चलिए, अब एक और आएगा, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों टॉपिक ऐसा है कि एक दूसरे में काफी कंफ्यूज करता है। कई जगहों पर उद्यमी को सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहा जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। कहीं कहीं दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, एक जैसे ही हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। स्वरोजगार में जो व्यक्ति होता है वो सारा काम स्वयं करता है, उसके पास कोई टीम नहीं होती है, ना ही वो किसी को नौकरी पर रखता है। वो अपना स्वयं का मालिक है अपने व्यवसाय बिजनेस का, और वही कार्यकर्ता भी है, वही मालिक भी है, मतलब खुद ही सारा कुछ करता है। अकेले में एक व्यक्ति है, वही सब कुछ करता है, वो स्वरोजगार के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे आपने दुकान खोल रखा है एसी रिपेयरिंग की, और आप एसी की मरम्मत करते हैं अकेले खुद ही, और आपकी ही दुकान है, आप ही मरम्मत भी करते हैं, यानी आप ही मैकेनिक, आप ही मालिक, तो आप स्वरोजगार कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। ठीक है, तो यह लिखा हुआ है, एक नियोक्ता के बजाय, मतलब कहीं नौकरी करने की बजाय फ्रीलांसर या व्यवसाय के मालिक के रूप में स्वयं के लिए काम करना ही कौन कहलाता है? स्वरोजगार कहलाता है। और उद्यमी कौन होता है? एंटरप्रेन्योर। यहां पर देखिए उसी चीज को यहां पे लिखा है, ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यवसाय या व्यवसायों, एक से ज्यादा बिजनेस या ढेर सारे बिजनेसों को व्यवस्थित करना, उनको मैनेज करता है, उनको चलाता है, और ऐसा करने के लिए
ज्यादा रिस्क भी उठाता है, ज्यादा रिस्क उठाता है, ज्यादा पैसे लगाता है, रिस्क लेता है, तो उसको हम एंटरप्रेन्योर और उद्यमी कहते हैं। ठीक है, दोनों में डाउट क्लियर हो गया, एंटरप्रेन्योर और स्वरोजगार में। ठीक है, स्वरोजगार में अकेले हम ही हम हैं, और जब हम एज अ एंटरप्रेन्योर काम करते हैं तो हमारे अंडर 2-4 लोग, हम 2-4 लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं या हजारों लोग, जैसा हमारा बिजनेस उस हिसाब से। ठीक है, स्वयं भी काम करते हैं प्लस लोगों से काम भी करते हैं। ठीक है, मैनेज करते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं। ठीक है, वो चीज है। अब जैसे आप मैकेनिक हैं, आप कहीं काम करने जाते हैं, 500 रुपए में आप काम करके घर आ जाते हैं, आपके पास फ्लायर है, 2-4 मल्टीमीटर वगैरह है, 2-4 इंस्ट्रूमेंट है, आपने बहुत पैसा नहीं लगाया है, ना ही कुछ डूबने का रिस्क है। ठीक है, लेकिन बिजनेस में आप कितना छोटा भी बिजनेस करोगे तो 2-3-4 लाख रुपए लगा दोगे, और नहीं चला तो 2-4 लाख डूब सकता है। तो एग्जैक्टली यही बात हो रही है। क्वेश्चन बहुत जल्द करने वाले हैं, इतना आप समझ लोगे तो क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत नहीं करना है ना, इसलिए मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूं, नहीं तो एबीसीडी तो करा ही दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केट स्कैनिंग। ये भी टॉपिक आपका आएगा आगे, तो मैं अभी समझा दे रहा हूं मार्केट स्कैनिंग क्या होता है। ठीक है, मार्केट स्कैन या स्कैनिंग। ठीक है, मार्केट स्कैन, ग्राहक, देखिए मार्केट स्कैन मतलब अगर ऐसे समझा जाए तो अपने आसपास की मार्केट या देश दुनिया में किस चीज की जरूरत है। अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, अपने अगल बगल की, अपने लोकेलिटी की मार्केट को स्कैन करना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट मैं लाऊं, कौन सा बिजनेस मैं शुरू करूं, किस बिजनेस की ग्राहकों के बीच जरूरत है, कौन सा बिजनेस आगे भी चलने वाला है, किसकी मांग है भविष्य में, कौन डूब रहा है। तो ये सब चीजें समझना ही मार्केट स्कैन कहलाता है। देखिए यहां लिखा है ग्राहकों की जरूरतों को पहचान करना और अपने कंपटीटर का भी ध्यान रखना कि उसमें कहां कहां कंपटीशन है, और टेक्नोलॉजी बदल रही है इसका भी ध्यान रखना। ऐसा कोई बिजनेस ना शुरू कर देना जो अब ऐसा करो कि आप टाइपिंग की दुकान शुरू कर दो और क्या बेचना शुरू कर दो, टाइपराइटर बेचना शुरू कर दो, तो कोई खरीदेगा? क्योंकि अब तो प्रिंटर और कंप्यूटर का जमाना आ गया ना। तो यही चीजें, ग्राहक की जरूरत को देखना, कंपटीशन का ध्यान रखना, जिस बिजनेस में कितना कंपटीशन है वहां, टेक्नोलॉजी की बात देखना कि टेक्नोलॉजी का परिवर्तन हो रहा है तो उसके हिसाब से पहचान करना। यही सब चीजें जो है सक्रिय रूप से इस सब चीजों को स्टडी करना, और नए बाजार में और क्या क्या अवसर हैं, मतलब किस फील्ड में अभी मौका है काम करने का, हम उस फील्ड में आए तो ज्यादा हमारा बिजनेस चल सकता है। तो यही सब सोचना समझना क्या कहलाता है, मार्केट स्कैन कहलाता है। और व्यवधान क्या क्या आने वाला है, यानी कौन कौन सी दिक्कतें आने वाली है, या मार्केट में कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं बिजनेस स्टार्ट करते समय, सब कुछ समझना, वही सब मार्केट स्कैन कहलाता है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, जो छूटा है वो हम क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। मॉड्यूल एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट 1, क्योंकि 35 क्वेश्चन आज कवर करेंगे, आगे 36 to 70 हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। चलिए, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि अपना खुद का बिजनेस चलाना ही कहलाता है उद्यमिता। ठीक है, अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि मैं आपको समझा दूं। इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? इंटरप्रेन्योरशिप होता है रनिंग योर ओन बिजनेस, अपना खुद का व्यवसाय चलाना ही उद्यमिता या इंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? टॉकिंग टू कस्टमर, अपने कस्टमर से बात करना, मैनेजिंग फाइनेंस एंड बजट, पैसों का प्रबंधन करना, उनको मैनेज करना, अपने बिजनेस को मैनेज करना। यानी ये सारा काम किसका है? ये सब काम करना पड़ता है एक बिजनेसमैन को, एक उद्यमी को, या एक एंटरप्रेन्योर को। तो फिर यहां से क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको सब बता दिया है। एन एंटरप्रेन्योरशिप रन अ बिजनेस मेनली, एक जो उद्यमी होता है मुख्य रूप से बिजनेस चलाता है। कैसा बिजनेस चलाता है? क्यों बिजनेस चलाता है? सिंपल सी बात है कि एक उद्यमी, एंटरप्रेन्योर मतलब एक व्यवसायी कह लीजिए, एक उद्यमी जो है वो बिजनेस क्यों चलाता है? सिंपल सी बात है, बिजनेस किया ही जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। और कोई कहानी अगर कोई कह रहा है तो सिर्फ घुमा रहा है। बिजनेस किया ही जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, 3 नंबर का आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिभा वांट्स टू स्टार्ट अ बिरयानी होटल, प्रतिभा जो है बिरयानी होटल शुरू करना चाहती है। व्हाट विल शी नीड टू फर्स्ट, कह रही है कि इनको सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? बिरयानी होटल चलाना चाहती है तो सबसे पहला काम क्या करें?
क्या ये बोर्ड वगैरह छपवा लें होटल का, या सामान खरीद लें बनाने के लिए, या फिर किचन के लिए गैस सिलेंडर वगैरह खरीद लें? नहीं, सबसे पहले इनको अपने बिजनेस का प्लान बनाना होगा। बिजनेस प्लान क्या होता है? बिजनेस प्लान में हम लोग ये तय करते हैं कि हम बिजनेस शुरू करने वाले हैं, उसमें कितना खर्च आने वाला है, कितनी कमाई होने वाली है, कहाँ कंपटीशन है, कहाँ उसको ओपन करेंगे, कौन से ग्राहक है जो हमारे पास आएंगे, क्या रेट रखेंगे जिससे हम कमा भी सकें और लॉस भी ना हो। ये सब बिजनेस प्लानिंग कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहला कदम किसी भी, ये ध्यान रखिएगा, आगे भी इससे क्वेश्चन आएगा, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला कदम होता है कि हम बिजनेस की प्लानिंग कर ले, बकायदे उसको एक कॉपी पेन पर सारी एक हिस्ट्री बना ले, लिख लें क्या खर्च आना है, कितनी कमाई होनी है, कैसे कैसे चलेगा, कौन से ग्राहक आएंगे। मतलब एक आपको कॉपी पर पूरा प्लान तैयार करना पड़ेगा। घर बनाने से पहले आप एक नक्शा तैयार करते हैं ना, मैप, उसी प्रकार से बिजनेस को भी शुरू करने से पहले एक रोड मैप या बिजनेस प्लान तैयार किया जाता है। ठीक है, 4 का ए नंबर हो जाएगा सबसे सही। 5 नंबर कह रहा है शाहीन wants गुड कुक टू वर्क इन हर होटल। शाहीन के पास होटल है, वो चाहती है कि मेरे यहाँ बढ़िया कुक आ जाए नौकरी करने के लिए, उनको नौकरी पे रखना चाहती है। व्हाट द प्रॉपर वे टू हायर देम। नौकरी पर किसी को रखने के लिए सबसे सही तरीका क्या है? बाय रीचिंग अदर, दूसरे होटल स्टाफ से बोल दें कि भाई कोई कुक ले आओ, या अपने रिश्तेदारों से कहें कि आपकी जानकारी में कोई कुक है? नहीं, सबसे बेस्ट तरीका है कि उसका वो नौकरी का एडवर्टीजमेंट निकालें, उसको ऑनलाइन निकालें, ऑफलाइन निकालें, मतलब एक विज्ञप्ति निकालें जिसमें वो लिखें कि मुझे एक कुक चाहिए, उसकी इतनी मैं सैलरी दूंगी और उसके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी चीजें उनको लिखना होगा। तो सबसे सही तरीका क्या है कि वो एक विज्ञापन निकालें, उसका ऐड करें कि मुझे चाहिए, क्या आवश्यकता है। जैसे आपने देखा होगा जगह जगह बैनर पोस्टर चिपका रहता है कि आवश्यकता है ड्राइवर की, 12,000 रुपए, रहना खाना फ्री। तो उस तरह का इनको विज्ञापन नौकरी के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर इनको क्या चाहिए, खाना बनाने वाला। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल नीडेड फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? एक उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? देखिए, पैसा तो वो कमा ही लेगा अगर उसका बिजनेस अच्छा चलेगा, समाज सेवा कर लेगा अगर वो पैसे कमाएगा, तो सिंपल सी बात है, जब खुद पैसा कमाएगा तो दूसरों की समाज सेवा भी कर सकता है, मार्केट भी वो बढ़ाएगा अगर उसका बिजनेस चल जाए तो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है जो एक उद्यमी के अंदर होना चाहिए, वो है माइंड सेट। उसका जो विचारधारा है, उसकी मानसिकता है, वो ये होनी चाहिए कि नहीं मैं बिजनेस ही करूंगा, मैं बिजनेसमैन की तरफ वर्क करूंगा। ऐसा नहीं कि दिमाग में चल रहा है कि मैं नौकरी करूंगा, फिर कोई जबरदस्ती आपसे बिजनेस करवा रहा है तो बिजनेस फेल हो जाएगा। किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको स्वयं को उस बिजनेस को करने के लिए पहले से ही तैयार करना पड़ेगा। कैसे? मानसिक रूप से। तो ये जरूरी है। अगर आपका माइंड सेट है कि नहीं मैं बिजनेस ही करूंगा, तभी आप सफल हो सकते हो। जबरदस्ती कोई बिजनेस में बैठा देगा तो नहीं सफल होगे। तो यही पूछ रहा है कि सबसे जरूरी स्किल क्या है मतलब उद्यमी को यानी एंटरप्रेन्योर को सक्सेस होने के लिए, कि सबसे पहले तो उसका माइंड जो है वो सेट हो। माइंड सेट यानी उसका जो मानसिकता है वो सेट रहे कि नहीं मैं बिजनेस ही करूंगा। ठीक है, तो आपका 6 नंबर का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटरप्रेन्योर कैन हेल्प द सोसाइटी। अगर एंटरप्रेन्योर है, वो एक बिजनेसमैन है, तो वो समाज की किस प्रकार से मदद कर सकता है? क्या नई अपॉर्चुनिटी, नया प्रोडक्ट लाके, लोगों की एक टीम साथ काम करके? नहीं, वो क्या करेगा, नई नौकरियां समाज में पैदा करेगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई एक बिजनेस शुरू करेगा तो उसको लोगों को जरूरत पड़ेगी। जब लोगों की जरूरत पड़ेगी तो अपने ही समाज, सोसाइटी, अपने, सही है ना सर? ठीक है, थोड़ा सा कुछ कंजेशन था जिसकी वजह से यहाँ पर मैं वीडियो को रोक रहा हूँ। आगे मैं थोड़ी देर में कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है डी सही होगा। इसलिए डी सही होगा क्योंकि कोई भी एक बिजनेस शुरू करेगा तो सिंपल सी बात है, अपने अगल बगल, अपने देश में, अपने गांव में जहां भी होगा तो कुछ लोगों को नौकरी देगा। तो नौकरी देगा तभी तो क्या होगा, अपने समाज की मदद इसी रूप में हो सकती है ना, कि लोगों को जरूरत है नौकरी की, तो हम वहां पर नौकरी दे पाएंगे अगर हम एक बिजनेस चलाएंगे तब। ठीक है सर, रोक दीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैंने एक शॉर्ट ब्रेक लिया था, कुछ अर्जेंट आ गया था। क्वालिटीज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर हम लोगों ने जाना था कि जो बिजनेस करने वाला है, जो व्यवसायी है, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उसका एक गुण कौन सा है या कौन से गुण होने चाहिए। यहाँ पे आर लगा है ना, एक से ज्यादा गुण की बात हो रही है, क्वालिटीज की बात हो रही है। क्या होना चाहिए एक बिजनेस
करने वाले व्यक्ति के अंदर लर्निंग फ्रॉम फेल्योर्स। अगर वो कोई काम ऐसा कर रहा है जिसमें उसको फेल्योर मिल रही है तो ऐसे उसको घबराना नहीं है, उसको एक सीख के रूप में लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना, अच्छा व्यवहार बनाना, कड़ी मेहनत करना, ये तीनों चीजें जो है जरूरी है। और जब भी तीनों का होता है ऐसे में हम लोग डी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ऑल ऑफ द एबव, कि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्वालिटीज है, ये सब होना चाहिए उसके अंदर। क्या होना चाहिए भाई? फेलियर से डरना नहीं है उसको, उससे सीखना है, उससे सीख लेनी है और दोबारा उसी एनर्जी के साथ काम करना है, अपने ग्राहकों के साथ रिलेशन मेंटेन करना है और हार्ड वर्क करना है। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, पूजा स्टार्टेड अ फूड कोर्ट which gave good profit with many customer. 1 year later her customer reduced. What should Pooja do to solve this problem? पूजा ने पहले खाने का व्यवसाय शुरू किया, एक छोटा रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट यही होता है, ठीक है। उसके बाद उससे उनको अच्छा प्रॉफिट भी मिला, बहुत सारे कस्टमर भी आए, लेकिन 1 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि इनके कस्टमर घट गए, रिड्यूस लिखा हुआ है। तो ऐसे में पूजा को क्या करना चाहिए? शुरू में फूड कोर्ट उन्होंने शुरू किया, समझ लीजिए छोटा रेस्टोरेंट शुरू किया इन्होंने, और उससे अच्छा प्रॉफिट भी मिला और बहुत सारे कस्टमर बने। और 1 साल बाद ऐसा हुआ कि उनके कस्टमर की संख्या भी घटने लगी, और साथ ही अब ऐसे में पूजा को क्या करना चाहिए? कस्टमर घटेंगे, प्रॉफिट घटेगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे में पूजा को क्या करना चाहिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? खाना अपना या अपने कुकिंग का स्टाइल बदल देना चाहिए? नहीं, क्योंकि उसी स्टाइल की वजह से तो लोग आ रहे थे। उसके बाद बात करते हैं, फूड कोर्ट बंद कर देना चाहिए? नहीं। बिजनेस बदल देना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो उसी में एक्सपर्ट है, खाने बनाने और खाने के बिजनेस में, तो अब बदलेंगे तो क्या फायदा। इनको क्या करना चाहिए? फीडबैक लेना चाहिए अपने कस्टमर से, अपने कस्टमर से बात करना चाहिए और कस्टमर से फीडबैक लेना चाहिए कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। तब क्या होगा? जो अच्छा लग रहा है वो तो ठीक ही ठीक है, जो बुरा लग रहा है उस बुराइयों को उन्हें दूर करना है, उससे क्या होगा? उनका बिजनेस दोबारा से ट्रैक पर आ जाएगा। यानी फीडबैक लेना जरूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा लगभग हर वीडियो में मैं आपसे पूछता हूं कि क्लासेस कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज फिर मैं कह रहा हूं रियल में, तो इससे मुझे पता चलता है कि आप पसंद कर रहे हैं नहीं पसंद कर रहे हैं। अगर जो कमेंट्स हैं वो कम होने लगे, अच्छा वाला, और बुरे वाले कमेंट्स ज्यादा होने लगे, तो फिर मुझे क्या करना होगा? अपना ट्रैक चेंज करना होगा, मुझे सोचना पड़ेगा क्या कमियां हैं, फिर आप ही से मैं पूछूंगा कि क्या कमियां हैं, है ना, जिसको मुझे सुधारना चाहिए। तो एग्जैक्टली यही बात यहाँ पर हो रही है। राजू वॉन्ट्स टू स्टार्ट टेक्सटाइल शॉप, ये टेक्सटाइल की दुकान खोलना चाहते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेप? फर्स्ट स्टेप, पहला कदम क्या होना चाहिए? ये एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, टेक्सटाइल कपड़ों की बात हो रही है यहाँ पर, दुकान खोलना चाहते हैं, तो इन्हें सबसे पहला कदम क्या सबसे पहले किराए पर रूम लेना चाहिए, या नए कपड़े खरीद लेने चाहिए, नए नए कपड़े दुकान के लिए, या फिर पहले स्टाफ रख लेना चाहिए? ये सब काम हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले याद होगा, कुछ देर पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें बोला था कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उस बिजनेस की प्लानिंग करना जरूरी है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? अब ये ध्यान रखिएगा, दोबारा से भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपका आंसर बिना सोचे होना चाहिए कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला आवश्यक काम क्या है? बिजनेस की प्लानिंग करना, ठीक है। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, व्हाट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एकदम शुरू में आपको मैंने 2 चीजें बताई थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योर में अंतर बताया था मैंने आपको। देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, इसीलिए मैं शुरू में बता दिया था। कह रहे हैं बिजनेस पर्सन को सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाएगा, या फिर सेल्फ फूड आइटम्स, खाना बेचने वाले को, या एंटरप्रेन्योर तो अलग ही है ना, वो व्यवसायी है, ऐसा उद्यमी है जो क्या करता है, अपने तो काम करता ही है, 4 लोगों को और नौकरियां देता है। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? फ्रीलांसिंग, रनिंग अ बिजनेस रादर देन वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉयर। ये किसी के लिए काम नहीं करता, ये स्वयं के लिए काम करता है। ये क्या करता है? स्वयं के लिए काम करता है, फ्रीलांस, ठीक है। फ्रीलांस मतलब स्वतंत्र है ये। इसको आप फोन करेंगे, जैसे अगर मार्केट में आपको पता है कि यार वो इलेक्ट्रीशियन है, तो आप फोन कर दोगे, आपके यहाँ घर पे काम कर जाएंगे, आपसे 1000 रुपए लेके जाएंगे, दूसरा कोई फोन करेगा, उनके यहाँ जाके काम करेंगे। तो किसी कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं, वो स्वयं के लिए काम करते हैं, ठीक है। वो अपने ही स्वयं के मालिक हैं और अकेले ही काम करते हैं, किसी को सैलरी नहीं देते हैं, स्वयं करते हैं, स्वयं खाते हैं, स्वयं पैसा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं, स्वरोजगार। आपका अपना काम है, आप अपने मालिक हैं और आप ही अपना काम भी करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है अ पर्सन हु हायर्स अदर पीपल फॉर देयर बिजनेस। कह रहे हैं वह व्यक्ति जो दूसरों को नौकरी देता है, अपने काम पर रखता है अपने बिजनेस के लिए, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर। कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए यहीं पर कॉन्सेप्ट आगे ना, स्वरोजगार। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होगा? जो अकेले खुद ही काम करता है, उसके बदले पैसा लेता है, किसी कंपनी के लिए, दूसरे के लिए, मतलब किसी कंपनी में नौकरी नहीं करता, कोई सैलरी नहीं लेता, अपने काम के बदले पैसा लेता है। ठीक है। और एंटरप्रेन्योर कौन हो गया? जो कोई नया बिजनेस शुरू करता है, उस पे लोगों को रखता है, सैलरी भी देता है, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है और दोनों से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन भी आपके आ गए, तो इसलिए मैंने शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया था इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर दैट अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन आल्सो नीड टू हैव। कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर के अंदर वो कौन सा गुण होता है जो स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति के अंदर भी होना चाहिए? क्रिएटिव थिंकिंग, कोई हम काम कर रहे हैं तो उसके बारे में क्रिएटिविटी सोचना। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पर लोग अक्सर क्या लाते हैं, जैसे आपने सुना होगा फूल पत्ती वाली क्लास, सफलता बैच, या इस प्रकार से जो नाम दिया जाता है वो क्या है? उसमें भी वही चीज पढ़ाई जाती है, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा सा क्रिएटिव होता है, रचनात्मक होता है। ठीक है, तो ये तो करना चाहिए। समस्या को सुलझाना दोनों के लिए जरूरी है, एंटरप्रेन्योर के लिए भी और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके लिए भी। कस्टमर सर्विस, दोनों लोगों को, अपने ग्राहकों को संतुष्ट करना जरूरी है। इसलिए यहां पर फिर से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं। या तो बिजनेस करने वाला व्यक्ति हो एंटरप्रेन्योर, या फिर स्वरोजगार करने वाला हो। दोनों की क्रिएटिव सोच होनी चाहिए, दोनों को प्रॉब्लम सॉल्व करने आना चाहिए और दोनों को ग्राहक सर्विस देना भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आंसर डी सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। विद्या इज सिंगल हैंडली सेलिंग होममेड पिकल्स फॉर नेबर्स। हु इज विद्या? विद्या अचार बनाती हैं, अपने आस पड़ोस में बेचती हैं, और सिंगल हैंडेडली लिखा हुआ है ना कि स्वयं ही अपने ही बनाती हैं, अपने ही बेचती हैं। तो विद्या को आप क्या कहेंगे? विद्या हो गई सेल्फ एम्प्लॉयड। विद्या क्या हो गई? विद्या सेल्फ एम्प्लॉयड हो गई, क्योंकि ये किसी को नौकरी पर नहीं रखी है अचार बेचने के लिए या बनाने के लिए, खुद ही बना रही है, खुद ही बेच रही हैं, तो क्या कहलाएंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएंगी, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन का भी सही। नेक्स्ट है पवन प्रोवाइड एसी रिपेयर सर्विस एट फिक्स्ड फीस। पवन जो है एसी मैकेनिक है, वो एसी रिपेयर करते हैं और उसके बदले फिक्स चार्ज लेते हैं। मान लेते हैं रिपेयरिंग फीस 1000 रुपए लेते हैं। He had a contract with local AC store। ठीक है, जो लोकल में एसी स्टोर है मार्केट में, जहां पर एसी बिकती है, वहां पर उन्होंने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट टाई अप कर रखा है। जब भी स्टोर पर कोई व्यक्ति आता है तो स्टोर क्या करता है? रिफर हिम टू कस्टमर हु नीड रिपेयर एसी। जो भी कस्टमर ऐसे हों जिनको एसी सही करवाना होता है, स्टोर क्या करता है? पवन का नंबर दे देता है। ठीक है, पवन का नंबर दे देता है, और पवन को कोई सैलरी नहीं देता है, ना ही पवन से कुछ लेता है, बस रेफरेंस के लिए एक तरह से सेटिंग है इन लोगों की कि भाई आपकी एसी बिक रही है और एसी में कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको सही कर दूंगा। तो ऐसे में पवन क्या होंगे? पवन होंगे यहाँ पर फिर से क्या? सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि इनको, पवन को ना तो कोई सैलरी मिल रही है, ये बस रिपेयरिंग करेंगे, उसके बदले पैसा लेंगे। ठीक है, इनके लिए कोई काम नहीं करता, स्वयं ही पवन काम करते हैं ना। तो ये पवन फिर से यहाँ पर क्या हो जाएंगे? पवन हो जाएंगे हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, इनको ना तो कोई सैलरी मिलती है, ना ही ये किसी और के लिए काम करते हैं, स्वयं काम करते हैं। इनको कोई 1000 रुपए दिया, बोला एसी सही कर दो, उनकी सही कर देंगे, दूसरा बोलेगा दूसरे के लिए सही कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड इसको कहा जाए। 15 का डी। ठीक है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट, अगर संविदा नौकरी होती, मैं और भी बता दूं, उद्यमी तो हो गया जो बिजनेस शुरू करता है, संविदा नौकरी होती तो उनको सैलरी मिलती फिक्स। ठीक है, सैलरी मिलती है, यहाँ पर सैलरी नहीं मिल रही, ना ही ये कहीं अप्रेंटिस कर रहे हैं कि उसको इंटर्नशिप बोले। कंफ्यूज नहीं होना आपको। नेक्स्ट है हाउ डज मार्केट स्कैन हेल्प अ बिजनेस। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मार्केट स्कैन आपकी किस प्रकार से मदद करता है। ठीक है, मार्केट स्कैन क्या होता है? शुरू में हमने आपको समझा भी दिया था कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हम लोग चीजों को जाने कि मार्केट में किसकी डिमांड है, कौन कौन से कंपटीशन है, लोगों को, ग्राहकों को किस प्रकार के प्रोडक्ट की जरूरत है, ये सब जानना समझना ये मार्केट स्कैन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं हाउ डज मार्केट स्कैन हेल्प अ बिजनेस। मार्केट स्कैन किसी व्यवसाय में किस प्रकार से मदद करता है। गिव एन आइडिया अबाउट द कस्टमर।
अगर आप मार्केट को समझेंगे तो आपको वहां पर किस प्रकार के आपको कस्टमर मिलने वाले हैं उसका आपको आइडिया लगेगा, है ना, कि किस प्रकार के ग्राहकों के लिए आप जो है प्रोडक्ट ला रहे हैं इसका आइडिया लगेगा। हेल्प अंडरस्टैंड अबाउट अदर सिमिलर बिजनेस, अन्य बिजनेस जो आपकी तरह ही काम करते हैं उनको समझने का मौका मिलेगा, ठीक है। हेल्प टू मेक द बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान बनाने में भी आपकी मदद मिलेगी, क्योंकि आप पता करेंगे ना कि सेम बिजनेस जो है जिस बारे में मैं सोच रहा हूं वही बिजनेस पहले से भी चल रहे हैं, तो कितने पैसे पर तो वो कितने पैसे कमा रहे हैं और अपनी सर्विस कितने रुपए में दे रहे हैं। मैं कंपटीशन में उतरूंगा तो मैं कितना कम से कम में उतर सकूं जिससे मैं भी वहां सर्वाइव कर सकूं। तो ये सब करने में मदद मिलेगी मार्केट स्कैन से। तो ऐसे में हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। मार्केट स्कैन तीनों रूप में मदद करेगा, अपने ग्राहकों को समझने में भी, उसके अलावा जो अन्य बिजनेस चल रहे हैं जो आप सोच रहे हैं वही सब पहले से चल रहे हैं उनको समझने में, और बिजनेस प्लान बनाने में, तीनों तरह से मदद करेगा हमारा मार्केट स्कैन का जो प्रोसेस है। नेक्स्ट है मार्केट स्कैन कवर्स। मार्केट स्कैन के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है, मार्केट स्कैन के अंतर्गत क्या क्या आता है। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मार्केट, बिजनेस मार्केट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है समझना। कस्टमर से संपर्क बनाने का भी इसमें कोई मतलब नहीं है। ये तो बात की बात है जब आप बिजनेस शुरू कर देते हो, और बिजनेस शुरू करने के बाद मार्केट स्कैन नहीं होता, मार्केट स्कैन पहले होता है। बाजार की रिसर्च एक तरह से उससे रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर होगा एनालाइज कस्टमर नीड्स, जो कस्टमर्स हैं उनको क्या जरूरत है, एंड एंटिसिपेट ये कॉम्पिटिटिव एक्शंस। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो बिजनेस जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो उसके लिए कस्टमर हैं, कस्टमर को जरूरत है कि नहीं। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो पता चला ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो किसी को चाहिए ही नहीं, तो बिकेगा क्यों? तो यही मार्केट स्कैन आपकी मदद करता है कि आपको पता चल सके कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो कस्टमर्स को उसकी जरूरत है कि नहीं। प्लस आप वो बना रहे हो तो दूसरे भी तो बना रहे होंगे, तो जो दूसरे कंपटीटर हैं वो कितने में बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, कैसे ग्राहकों के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको समझने बुझने में कौन मदद करता है? मार्केट स्कैन। तो यहां पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है जी, 17 का आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्केट स्कैन कैन बी कंडक्ट टू फाइंड आउट, कह रहे पता लगाने के लिए मार्केट स्कैन कराया जाता है। क्या पता लगाने के लिए कराया जाता है? इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर नीड्स, ग्राहकों की क्या जरूरत है, सही बात है, अभी हम लोगों ने इसके पहले जस्ट डिस्कस किया ना, यहां पर भी तो था कस्टमर नीड्स, तो सिंपल सी बात है। दीजिए, हम लोग मार्केट स्कैन इसलिए करते हैं जिससे हमें ग्राहकों को क्या चाहिए वो पता कर सके, ठीक है। आपको जैसे कई बार ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे बेल्ट में रह रहे हो जहां 2-4-5 किलोमीटर के अंदर में एरिया में कोई बाइक रिपेयर की शॉप ना हो, और वैसे में आप बाइक रिपेयरिंग शॉप खोलते हो तो कहीं न कहीं चाहिए, जरूरत है ना, लोगों के पास बाइक है तो रिपेयरिंग भी चाहिए, आसपास है नहीं तो बहुत दूर जाना पड़ता है, तो ऐसे में आप प्रीफर कर सकते हैं। तो ये चीजें कैसे पता चलेगा? जब आप मार्केट में घूमोगे, पता करोगे, तभी पता चलेगा यार इस एरिया में सब दुकानें हैं लेकिन बाइक रिपेयरिंग की नहीं है, तो क्या कर रहे हैं आप? मार्केट स्कैनिंग से ही तो पता कर रहे हैं, वही चीज है। इन्फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्रेंड, किस समय नए जमाने में नया ट्रेंड में कौन सा बिजनेस है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप रेस्टोरेंट खोलने का सोच रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि नई जनरेशन जो है वो कौन सा खाना पसंद कर रही है, दाल चावल की उनको बर्गर पिज्जा चाहिए, तो वो भी आपके मेन्यू में होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन और कंप्यूटर की पहले से जो बिजनेस उसी फील्ड में, आपने मान लो सोच लिया रेस्टोरेंट, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि पहले कितने रेस्टोरेंट उस एरिया में, पता चला कि 5 किलोमीटर का दायरा है उसमें पहले से ही 20 रेस्टोरेंट चल रहे हैं, उसी में आप भी आ जाओगे तो दिक्कत होगी। तो यही चीजें पता चलती है। तो अब ऐसे में जब ये सब कुछ हमें मिलता है तो फिर से आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है, 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता वांट टू स्टार्ट अ टेलरिंग शॉप, कपड़े की दुकान जो है, कपड़े सिलने वाली दुकान ये शुरू करना चाहती है। हर ट्रेनर आस्क हर टू डू अ मार्केट स्कैन, जो उनका ट्रेनर है उन्होंने बोला, उनके जो टीचर होंगे उन्होंने बोला कि मार्केट स्कैन कर लो। मतलब ये ITI कर ली होंगी गीता फैशन डिजाइनिंग से, और इनका दिमाग में है कि मैं अपना बुटीक ओपन करती हूँ, मैं अपना टेलरिंग शॉप शुरू करती हूँ। तो फिर बोला गया इनको भाई शुरू करने से पहले एक बार मार्केट को स्कैन कर लो, ठीक है। तो अब गीता चल दी है मार्केट स्कैन करने। तो इनको मार्केट स्कैन करते समय लिखा हुआ गीता शुड डू द मार्केट स्कैन इन, मार्केट स्कैन करना है किस प्रकार से, यहां पर देख लेते हैं किस एरिया में करना है। क्या इनको ब्यूटी पार्लर वाला मार्केट देखना है? नहीं,
क्या इनको पैकेजिंग वाला देखना है, बेकरी वाला देखना है? नहीं, क्योंकि इनको तो टेलरिंग करना है ना। तो जब टेलरिंग वाली मार्केट को समझना होगा ना कि इस फील्ड में कितने लोग उस एरिया में है, कैसा बिजनेस है, लोगों का, अन्य लोगों का बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कठिनाइयां क्या है, फायदा क्या है, किसके बारे में, कपड़े के बारे में ना। देखिए टेलरिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो वो किस बारे में स्कैन करेंगी, उनको घूमकर मार्केट में पता करना पड़ेगा। वो इंटरनेट पर भी पता कर सकती हैं, एरिया वाइज आजकल सब कुछ है, तो इंटरनेट से, फिजिकली मार्केट में घूम के, कई तरीके हैं। तो क्या पता करना पड़ेगा कि पहले से टेलरिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसके बारे में उनको पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो बिजनेस करना चाह रही है वो भी तो टेलरिंग का करना चाह रही है। तो मार्केट कौन सी वाली स्कैन करेंगे? जिसमें बिजनेस करना है, इसलिए यहां पर टेलरिंग आपका सही हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट है Lakshmi plan to start a beauty parlor. What kind of information she should not collect in the market scan? देखिए अब क्या है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी ने प्लान बना लिया मैं ब्यूटी पार्लर ओपन करूंगी। अब ये चल रही है मार्केट स्कैन करने, ठीक है। मार्केट स्कैन करते समय इनको ध्यान रखना होगा कि कौन सी जानकारी इकट्ठा करें, ये तो ठीक है, लेकिन इस वक्त पूछ रहा है कि कौन सी जानकारी इनको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्या खोलने जा रही है? ब्यूटी पार्लर। तो ब्यूटी पार्लर में ऐसी कौन सी जानकारी है जिसको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ क्लोथ एंड शूज, देखिए पहला ही मिल गया आपको कि कपड़े और जूते की मार्केट की जानकारी पता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो ब्यूटी पार्लर खोलने जा रही है ना। तो यहां पर पहला ही आंसर आपका ए सही हो जाएगा कि क्या पता करने की जरूरत नहीं है, कपड़ा और जूता, इससे क्या लेना देना ब्यूटी पार्लर का। तो मार्केट स्कैनिंग के दौरान इस सब के बारे में पता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये पता कर सकते हैं कि किस प्रकार के ग्राहक उनके यहाँ आने वाले हैं, क्या रेंज होगी उनकी, उसके अलावा जो कॉस्ट होगा ब्यूटी पार्लर खोलने में, वो उसके जो मटेरियल होंगे कितने महंगे होंगे, सस्ते होंगे, उसके बारे में पता करना, किस लोकेशन में शॉप अच्छी चलेगी, रेंट क्या है वहां का, ये सब मार्केट स्कैन कर सकती हैं, क्योंकि ये सब उनके ब्यूटी पार्लर से रिलेट करता है। लेकिन जूता कपड़ा रिलेट नहीं करता, इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि क्या करने की जरूरत नहीं है, तो यही है, जूता कपड़े की इंफॉर्मेशन पता करने की जरूरत नहीं। 21 कह रहा है कस्टमर नीड कैन बी अंडरस्टैंड थ्रू, कस्टमर की आवश्यकता को पता लगाया जा सकता है कैसे? सामान बेचकर, उनकी फैमिली से, हमारी फैमिली से बात करके, या फिर ग्राहक सेवा करके? नहीं भाई, सर्वे कराइए, आप लोगों के बीच सर्वे कराइए कि आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है, तो इससे हमें पता चल सकता है। जैसे ग्राहक को कंपनी, एक मोबाइल कंपनी है और मोबाइल बनाना चाहती है, तो ग्राहक को पता, ग्राहक से उसको सर्वे कर, मतलब ग्राहक के बीच अपने और टीम को ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, लोगों से बातचीत करके पता करना पड़ेगा कि भाई मैं मोबाइल कंपनी है मेरी, ऐसा ऐसा है, आपको इसमें क्या कमी है, आप क्या चाहते हैं। जनरली आप देखे होंगे रेस्टोरेंट में या फिर आप अन्य जगहों पर कुछ करने जाते हैं, तो वहां पर आपसे फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता है कि कुछ कमी है तो बताइए, उसको हम दूर करें। तो ये कैसे होगा? कस्टमर से सर्वे करके, उनसे क्वेश्चंस पूछ के, ठीक है, तभी आप उनकी जरूरत पता कर पाएंगे। ग्राहक से पूछेंगे तभी तो अपनी जरूरत बताएगा, दूसरा क्या बताएगा कोई, ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर नीड टू मेंटेन गुड विथ हिज कस्टमर, कह रहे हैं कि जो उद्यमी है उसको अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार बनाए रखना होता है। क्या? मैंने बता दिया आपको, अच्छा व्यवहार बनाया होना है। यहाँ पर देख लेते हैं, तो व्यवहार क्या होगा? कम्युनिकेशन नहीं, रिलेशन की बात होगी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूज कर दिया, आपको अपने क्या करना होगा? अपने ग्राहकों के साथ रिलेशन अच्छा मेंटेन करना होगा, ठीक है। हालांकि बिहेवियर भी अच्छा रखना ही है, लेकिन रिलेशन यहाँ पर ज्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो ग्राहकों के साथ कम्युनिकेशन भी अच्छा रखना है, बिहेवियर भी अच्छा रखना है, लेकिन पर्टिकुलर देखेंगे तो यार रिलेशन ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें रिलेशन से रिलेटेड ही सवाल था कि कस्टमर का रिलेशन है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा लॉजिक इसके पीछे नहीं है, फिर भी इसको हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं। क्या होना चाहिए? एंटरप्रेन्योर नीड टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप, ठीक है। सेंटेंस के साथ भी यही सेट बैठ रहा है, रिलेशनशिप, कि अच्छा रिश्ता हमें अपने ग्राहक के साथ बना के रखना है। कैसे मेंटेन होगा? उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, कम रेट पर सामान देंगे, है ना, यही सब करेंगे तभी मेंटेन होगा। कस्टमर लाइक अ प्रोडक्ट और सर्विस बिकॉज ऑफ, कह रहे कस्टमर आपकी कोई सेवा या प्रोडक्ट को पसंद करता है, क्यों? उसकी अच्छी क्वालिटी होने की वजह से, कम कीमत होने की वजह से, और आपने जो सर्विस या प्रोडक्ट दिया है
उस दौरान कैसा फील हुआ, ये तीनों चीजें मायने रखती हैं। आपने ध्यान रख, अभी हम मैं बता दूं, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहेंगे। प्रोडक्ट और सर्विस में क्या डिफरेंस है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने दाल मखनी, शाही पनीर, रोटी, पुलाव ऑर्डर कर दिया, ठीक है, बैठो अभी मिल नहीं रहा है, बस ऑर्डर किया, तो ऑर्डर कर दिया आपने, तो वो सब जो सामान आपको उसके बदले आपने पैसा दिया, और वो जो सामान मिला आपको उसको आप खा सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो और पेट भर भी सकते हो ना। तो जो सामान है वो एक प्रोडक्ट है, क्योंकि वो बनाया गया है किसी चीज से। और सर्विस क्या है, वहां आपने ऑर्डर दिया, 5 मिनट के अंदर आपको वो सामान मिल गई। वहां पर वेटर होंगे जो आपको पानी दे रहे होंगे, आपका खाना आपके प्लेट में सर्व कर रहे होंगे, आपसे पूछ रहे होंगे सर कोई और जरूरत, कोई दिक्कत, कुछ कम ज्यादा, तो वो सर्विस कहलाती है। ठीक है, सर्विस होती है बट वो दिखती नहीं, अलग से महसूस नहीं। सर्विस को आप छू नहीं सकते कि ये सर्विस मैं छू लिया। प्रोडक्ट को आप छू सकते हो, सर्विस को आप महसूस कर सकते हो कि यार मेरे साथ अच्छा व्यवहार हुआ, वो क्या है, एक सर्विस है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर यही बात हो रहा है कि कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को तभी पसंद करेगा, उसकी कीमत कम हो, अच्छी चीज हो वो, ठीक है, और उसको अच्छा महसूस भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों सही हो ऊपर का। 23 हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 कह रहा है शिल्पा वांट्स टू स्टार्ट अ सोप मेकिंग कंपनी, साबुन बनाने वाली कंपनी खोलना चाहती है। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड शी नॉट आस्क टू हर कस्टमर। अब देखिए ये भी सर्वे कर रहे हैं, साबुन बनाने की कंपनी खोलना चाहती हैं और खोलने से पहले इनको मार्केट स्कैन और कस्टमर सर्वे करना पड़ेगा, लोगों से जानना पूछना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्या है जो इनको पूछने की जरूरत नहीं है, नॉट आस्क लिखा है, पूछने की जरूरत नहीं है। चलिए साबुन, ध्यान रखिएगा साबुन। अब ये दूसरों से पूछ रही है आप किस प्रकार का साबुन इस्तेमाल करते हैं, तो भाई साबुन का बिजनेस करने जा रही है, पूछ रही है तो ठीक है। आप क्या करते हैं, आप कितने का साबुन खरीदते हैं, आप कितने पैसे जो है साबुन पर खर्च करते हैं, ये भी साबुन से रिलेट करता है, इसलिए ठीक है। डू यू यूज सोप, क्या आप साबुन इस्तेमाल करते हैं, ये भी साबुन से रिलेटेड कंपनी है, तो आप पूछ सकते हैं सर्वे में। लेकिन आप किसी से पूछो कि आप चाट खाना पसंद करते हैं, तो उसका साबुन कंपनी से क्या लेना देना। तो यही पूछ रहा है कि उनको क्या पूछने की जरूरत नहीं है, तो इनको अपने कस्टमर से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि भैया आप चाट खाते हो, मैं साबुन कंपनी खोलने वाली हूं। नहीं पूछने की जरूरत है, ये पूछ भी रहा, क्या पूछने की जरूरत है, उनको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आप चाट खाती हैं, गोलगप्पे खाते हैं। ठीक है, तो वहां पर ऐसे आंसर हो जाएगा। तो देखो लग रहा है कुछ लोग चले गए चाट खाने। रूपा वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, रूपा जो है नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। सी इज नॉट श्योर विद प्रोडक्ट, अब ये कंफ्यूज है कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा बिजनेस शुरू करो। ठीक है, चूज स्टार्ट हर बिजनेस, प्रोडक्ट को लेकर कंफ्यूज है कि वो चाट बेचे, कपड़ा बेचे, ब्यूटी क्रीम बेचे, कंफ्यूज है। व्हाट विल हर बेसिक रिसर्च टू फाइनलाइज आवर प्रोडक्ट, इनको बेसिक शुरू में क्या रिसर्च करना चाहिए, ये फाइनल कर पाएंगे, नहीं नहीं ये प्रोडक्ट है इसी पर मैं बिजनेस करूंगी। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। लो ये क्या है, लोन फ्रॉम बैंक, बाइंग प्रोडक्ट फ्रॉम अदर, सर्च हाउ टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट, ये सब का कोई मतलब नहीं है जहां तक मैं समझ पाया हूं। इनको क्या करना होगा, इनको पूजा को यही नहीं पता है कि मैं नया बिजनेस शुरू करूं, किस चीज का शुरू करूं। तो अब ऐसे में लोन लेने से तो पता चलेगा नहीं, दूसरों का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उससे भी क्या पता चलेगा, या एडवर्टीजमेंट किस चीज का करेंगे जब इनके पास कोई प्रोडक्ट ही अभी नहीं है। तब देखिए रिसर्च ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट कस्टमर आर करंटली यूजिंग, इनको इंटरनेट पर मार्केट में घूमना होगा, रिसर्च करना होगा, जानना होगा कि कौन से प्रोडक्ट आजकल कस्टमर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी बहुत जरूरत है, डिमांड है, वो कौन से प्रोडक्ट हैं। तो जब एक लिस्ट बना लेंगे 10-20 प्रोडक्ट का, तो उसी में से कोई एक प्रोडक्ट का ये शुरू कर सकती हैं। ठीक है, पता करना पड़ेगा। जैसे कुछ चीजें हैं, एक आम चीज आज के टाइम पर मोबाइल फोन सबको चाहिए होगा, है ना, तो और हर बच्चे को कॉपी पेन चाहिए पढ़ाई करने के लिए, बैग चाहिए, कपड़े चाहिए, कुछ कॉमन चीजें हैं। जैसे अगर कोई ऐसे ही प्रोडक्ट, कोई जैसे दाल चावल चीनी वाला फॉर्च्यून वाली दुकान है, वो सबको इस्तेमाल करना है, वो खाना है, सबको खाना है, तो यही सब उनको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि जो डिमांड है, कस्टमर जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें से फिर एक फाइनल कर सकते हैं कि वो कौन सा वाला प्रोडक्ट लेके नया बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये है लास्ट वाला आपका ऑप्शन डी वाला सही है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट आर टू थिंग, दो चीजें हैं दैट कैन बी सोल्ड, जिनको बेचा जा सकता है। आप प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, सर्विस भी बेच सकते हैं, ये दो अलग चीजें हैं। प्रोडक्ट इज व्हाट कैन बी सीन, प्रोडक्ट हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्विस इज व्हाट, तो सर्विस क्या है,
देखिए अगर आपने मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है, आपने मोबाइल फोन खरीदा, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, टच करते हैं, जेब में रखते हैं, यहाँ डालते हैं, यहाँ डालते हैं ना, हर तरफ रखते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल का आपने 10,000 रुपए दिया, लेके आगे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप टच किए, देखे, इस्तेमाल किए, अब खराब हो गया, सर्विस सेंटर पर गए, 500 रुपए दिए बनाने का, 500 रुपए दे दिए, उसे बना दिया गया, फिर आपको दे दिया गया, उस 500 रुपए के बदले आपको कुछ मिला, प्रोडक्ट कोई मिला? कुछ नहीं, वही मोबाइल है, वही छुएंगे, कुछ नया छूने को नहीं मिला ना, तो वो 500 रुपए कहाँ गए? वो 500 रुपए गए सर्विस के, सर्विस के, ठीक है, जो दिखती नहीं है। वही चीज यहां पर देख लेते हैं आंसर। सब्जी खरीदना सर्विस कहलाएगा? नहीं। महसूस करना, अनुभव करना, गूगल पेमेंट करना, डू नॉट एंजॉय, नहीं। आपका जो 26 का आंसर होगा वो सही होगा बी, कि हम महसूस तो करते हैं। महसूस कैसे करेंगे? हम महसूस कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसको छू नहीं सकते। सर्विस को कैसे एंजॉय कैसे कर सकते हैं? ये वाली बात आ गई ना, एंजॉय करने का इन द सेंस कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन आपसे सर्विस के नाम पर रेस्टोरेंट क्या कर रहा है? खाना आपके घर पहुंचा रहा है, आपसे अच्छे से बात कर रहा है, आप सभी लोगों के आप परोस भी दिया टेबल पे, अगर वहीं पर बैठे हुए तब भी, और उसके बदले सर्विस दे रहा है, पैसा नहीं ले रहा है, फिर भी आपको अच्छा महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप बॉस बने हुए हैं, आपके थाली में खाना जा रहा है, आपके लिए कोई पानी ला रहा है, आपका बर्तन उठा के ले जा रहा है, तो वो सर्विस महसूस कर सकते हैं ना। वही चीज है, यहाँ पर महसूस कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन छू नहीं सकते क्योंकि वो है ही नहीं। तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा। प्रोडक्ट और सर्विस में यही डिफरेंस है। जैसे ग्राहक सेवा केंद्र, ग्राहक सेवा केंद्र पर आप क्या करते हैं? पैन कार्ड है, आप पैन कार्ड है ना, पैन कार्ड मान लेते हैं 100 रुपए का है। जनसेवा केंद्र पर आप जाते हैं, आपका फॉर्म भरने वाला आपसे 25 रुपए सर्विस चार्ज के नाम पर लेता है। तो जो 25 रुपए लेता है उसके बदले आपको कुछ देता नहीं है। आपको 100 रुपए वाला पैन कार्ड आपको मिलता है, लेकिन वो 25 रुपए का जो है वो सर्विस है, वो आपका सहयोग किया, आपका काम फॉर्म भरने वाला उसने कर दिया, तो वो सर्विस है, ठीक है। जो आपको कोई प्रोडक्ट ना दे फिर भी आपसे पैसा लिया जा रहा है, वो सर्विस है, ठीक है, वही चीज है। जैसे अगर आपने ऑनलाइन कोर्स खरीदा, वो सर्विस है, और आपने बुक खरीदा, आपके घर आ गई, वो प्रोडक्ट है। 500 रुपए में आपको किताब आई घर पर, आप उसको पकड़ सकते हैं, इसे रगड़ सकते हैं, रख सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने जो ऑनलाइन कोर्स खरीदा हुआ है वो सर्विस है। वो क्या है? वो सर्विस है। उसको आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, बस देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। प्रोडक्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी, प्रोडक्ट एक वस्तु है जो हो सकती है, जिसको देखा भी जा सकता है, महसूस भी किया जा सकता है। लेकिन अब ये कह रहा है देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ऐसे में हम सी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ मिल जा रहा है एक ही साथ, है ना। अब इसको करते तो फिर ये छूट जाता, इसको करते तो ये छूट जाता, अब इसमें तीनों आ गए, है ना, तो आंसर सी से। प्रोडक्ट क्या है? जैसे ये डिजिटल बोर्ड क्या है? डिजिटल बोर्ड एक प्रोडक्ट है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड एक प्रोडक्ट है। हमारा ग्लोबल ITI का मोबाइल ऐप है, वो जो कंपनी दी है वो भी पैसे लेती है उस ऐप का, लेकिन वो क्या दे रही है? वो सर्विस दे रही है, क्योंकि मेरे पास ये ऐप है नहीं, इधर कहीं है ही नहीं, उसको मैं छू नहीं सकता, है ना, तो वही चीज है यहाँ पर। आंसर सी से। कंपनी ने बोर्ड दिया, पैसा लिया, ये प्रोडक्ट हमें दिया, लेकिन हमारा ऐप मैनेज करती है, वो चला रही है, वो सर्विस दे रहे हैं। 27 का सी सही हो जाएगा, ठीक है। श्रवण सर्व्स एज अ डिलीवरी एजेंट डिलीवरिंग क्या है? टोमेटोज फ्रॉम फार्मर टू कंपनी, ठीक है। श्रवण जो है, श्रवण क्या करते हैं? काम करते हैं। वो क्या करते हैं? किसानों से टमाटर लेते हैं और कंपनी को ले जाकर पहुंचाते हैं, और कंपनी उस टमाटर से टोमेटो सॉस बना देती है। अब इसी से पकौड़ी मिल जाती, मजा आता। व्हाट इज श्रवण जॉब? अब श्रवण कौन सी नौकरी करती है? ठीक है, श्रवण क्या है? डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, टमाटर किसानों से ले रहे हैं, कंपनी को टमाटर पहुंचा रहे हैं, कंपनी सॉस बना रही है, ठीक है। तो अब श्रवण क्या कर रहे हैं? श्रवण क्या कर रहे हैं? श्रवण ना तो इनका टमाटर है, ना ही इनका केचप है, ना इनकी कंपनी है, बस सामान यहां से लिए वहां पहुंचा दिए, ठीक है। टमाटर किसान का, केचप कंपनी का, टमाटर किसान का, केचप कंपनी का। श्रवण ने सिर्फ सर्विस दी, सुविधा दी कि किसान को वहां तक जाना नहीं पड़ा, कंपनी को यहां तक आना नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? श्रवण क्या दिए? सर्विस दिए। तो यहां पर श्रवण कोई विक्रेता नहीं है, विक्रेता तो किसान हो गया, बायर क्रेता नहीं है, क्योंकि क्रेता तो हो गया कौन? क्या हो गया? क्रेता जो है वो कंपनी होगी जो खरीद रही है, डिस्ट्रीब्यूटर तो उसको जो बेचेगा,
सर्विस प्रोवाइडर हो गए कौन? सर्वन। कहीं वो वाला डायलॉग तो नहीं याद आ गया था कि तेल उसका कपड़ा उसका जलेगी किसका पता नहीं। कमेंट करके बता देना भाई कौन सा वाला क्या है डायलॉग। आदि पुरुष। आंसर बी, हालांकि उसको हटा दिया गया। आंसर बी है ना, आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए हम कंफ्यूज हो गए, सारा बता के फिर कंफ्यूज हो। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ सर्विस फ्रॉम ऑप्शन। देखिए कह रहे हैं कि इनमें से सर्विस कौन है, इनमें से सर्विस कौन है? मसाला डोसा? नहीं भाई, मसाला डोसा हम छू सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। तो मसाला डोसा एक प्रोडक्ट है। वाटर बोतल, बोतल भी पीते हैं, उसका पानी भी रहता है, छू सकते हैं, महसूस उसको कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रोडक्ट है। चिकन कबाब, भाई मैं नॉनवेज नहीं खाता, ठीक है। तो ये सब प्रोडक्ट है। सर्विस क्या है? मोबाइल रिपेयर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले। अगर आप कोई आपसे 2000 रुपए लेता है, कहता है मैं आपकी मोबाइल रिपेयर करके दे दिया, तो जो रिपेयरिंग का पैसा लेता है, प्रोडक्ट का नहीं हो सकता, 500 रुपए का ग्लास लगाया हो, वो तो आपका 500 प्रोडक्ट है। लेकिन वो जो रिपेयरिंग के बदले पैसा लेता है कि वो कसता कुछता है, सही करता है, तो वो चीज कहाँ है? वो दिखती है नहीं ना, वो उसको कहां से आप ला पाओगे कि वो रिपेयरिंग हो रही, रिपेयरिंग नहीं छू सकते ना। तो एग्जैक्टली वही सर्विस है। आंसर बी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑप्शन। अब इसमें से प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट क्या है? शर्ट। अरे शर्ट आप खरीदते हैं ना, पहनते हैं, उसको छूते हैं, धोते हैं, तो वो तो प्रोडक्ट है। होम पेंटिंग, जो पेंटिंग करने वाला जो पेंटर होता है, आपसे पर डे का 500 रुपए, हमारे तो 500 पहले लेता था, तो 500 रुपए लेता है और आपका ही पेंट चिपका के चला जाता है, तो वो पेंटिंग के मतलब वो जो काम करता है उसके बदले आपसे पैसा ले, तो वो क्या किया आपके साथ? सर्विस दिया आपको, ठीक है। जब इसमें प्रोडक्ट बताना, तो प्रोडक्ट ये है पार्लर सर्विस। लो जी, आपने 1000 रुपए दिया, वो आपको रगड़ रगड़ के गोरा बना दिया, ठीक है, गोरा बना दिया, लेकिन वो रगड़ने का पैसा लिया आपसे 1000 रुपए ना, तो वो एक सर्विस होगी। बाइक रिपेयर, बाइक आपकी ही है, ठीक है, उसमें हो सकता है कुछ प्रोडक्ट लगे जिसका आपने पैसा दिया। जैसे आपसे आप कंपनी में सर्विस कराने जाओ तो मोबिल ऑयल का पैसा ले लेते हैं, ग्रीस का पैसा ले लेते हैं, अन्य कोई पार्ट है उसका पैसा ले लेते हैं, उसके बाद नीचे लिख देते हैं सर्विस चार्ज 350 रुपए। पहले लिखते थे, अब तो मैं बहुत दिन सर्विस नहीं करा, 350 रुपए। तो ये 350 रुपए का आपको कुछ नहीं देते हैं, नहीं देते हैं ना, तो वही सर्विस है यहाँ पर। तो ये भी सर्विस हो गया। तो ये पूछ रहा है इसमें प्रोडक्ट कौन सा है, तो प्रोडक्ट सिर्फ शर्ट ही ऐसी चीज है जिसको हम घर लेके आते हैं, बाकी इस तीनों में से कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम घर ले आए अपने, है ना। तो आंसर डी सही हो जाएगा। अरे सॉरी यार, आज तो सुबह से ही हैंग हो रहा है दिमाग। आंसर सी। चलो, बिजनेस आइडिया शुड, बिजनेस आइडिया होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जो मेरी जरूरत पूरा करे। नहीं भाई, तब तो हो चुका। अब आप कुछ लोगों का खाने का शौक हो और रोज मैगी का स्टॉल खोल ले और खुद बना के खाते रहे। मेरी जरूरत पूरा करने वाला बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस वो होगा जो दूसरों की जरूरत को पूरा करे, तभी तो वो मुझे पैसा देकर मेरे सामान को खरीदेंगे। तो यही चीज यहां देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर 31 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अरे सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाने वाला बिजनेस नहीं होता। बिजनेस क्या होता है? फुलफिल द नीड्स और सॉल्व द प्रॉब्लम। जो दूसरों की जरूरत को और उनकी समस्या को सुलझाता है, वही अच्छा बिजनेस कहलाता है, ठीक है जी। तो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो दूसरों की जरूरतों को पूरी करे और दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करे, वही बिजनेस अच्छा होगा, ठीक है। 31 का बी से। नेक्स्ट है अ गुड बिजनेस आइडिया फॉर यंग एंड न्यू एंटरप्रेन्योर्स शुड बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ, सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ होता है, ठीक है। तो एक नया व्यक्ति है, कोई यंग है, हम आप जैसा, जैसे मैं तो थोड़ा सा यंग से एजेड हो रहा हूं, है ना, यंग से एजेड हो गया, यंग प्लस प्लस हूं मैं, और आप अभी यंग है, ठीक है। तो अगर कोई नया व्यक्ति है, वो बिजनेस शुरू करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो उसके लिए इसमें से मतलब सस्टेनेबल क्या है? इट इज इजी टू यूज, इस्तेमाल करना, इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पर। इट हैज मेनी डिटेल, इसमें बहुत सारी जानकारी, उसका कोई मतलब नहीं है। इसमें कोई बजट हो नहीं। इट हैज प्लान फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ। ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसमें आज पैसा कमाने की भी प्लानिंग हो और फ्यूचर में भी पैसा कमाने की प्लानिंग हो। मतलब ऐसा बिजनेस करें हम कि जिसमें ग्रोथ हो, कि धीरे 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 वो बढ़ता रहे, आज भी बढ़े
और कल भी बढ़े, आने वाले कल में भी। तो ऐसा बिजनेस ही टिकाऊ बिजनेस कहलाएगा, सस्टेनेबल। ठीक है, तो नए लोगों को ऐसा बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको लंबे समय तक, अब ऐसा तो है नहीं कि आज 2-4 साल 5 साल बिजनेस कर लिए, उसके बाद 6वें साल चले गए नौकरी करने, नहीं है भाई, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज है कि ऐसा आपको बिजनेस शुरू करना है जो वर्तमान और भविष्य के लिए के हिसाब से योजनाबद्ध हो, जिसकी पूरी प्लानिंग हो कि आज मैं इस तरह से शुरू कर रहा हूँ, आने वाले टाइम पे इसको मैं ऐसे एक्सपेंड करूंगा, बढ़ाऊंगा। पूरी प्लान, बिजनेस प्लान बनना जरूरी है। तो ये हो गया आपका 32 का डी, बनाना जरूरी है। ठीक है, कई बार आप जैसे होता नहीं कि कोल्ड ड्रिंक है, आपने शुरू कर दिया, चलो अच्छा मैं कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस शुरू करता हूँ, अभी गर्मी था, इस महीने आपने एक झटके में 40-50 हजार कोल्ड ड्रिंक बेच दी, आप तो खुश हो गए यार, पहले ही महीने मजा आ गया। और अगले महीने बेच दिए, उसके बाद अगले महीने ठंडी आ गई, उसके बाद 4000 की कोल्ड ड्रिंक बिकी, फिर हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो वही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस आपको सोचना, अगर आप यंग हैं तो आपको लॉन्ग टर्म सोच के चलना हो। व्हाट डू कस्टमर वांट फ्रॉम एनी प्रोडक्ट और सर्विस, कह रहे हैं कोई कस्टमर क्या चाहता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप कोई सामान बेच रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट या सर्विस से कस्टमर आपसे क्या चाहता है। वो चाहता है कि अच्छे प्राइस पर मतलब कम से कम दाम पर मिले, और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन भी मिले, उसको इस्तेमाल करने में ये ना लगे कि यार मैं तो ठगा गया, और क्वालिटी भी अच्छी हो। ये सब कुछ चाहिए कस्टमर को। जब कस्टमर पैसे देता है तो उसको सब चाहिए, सब नहीं देंगे तो दूसरे के पास जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही चीज है यहाँ पर। सब आंसर डी सही हो जाएगा 33। नेक्स्ट है 34, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस प्लान मींस, कह रहे हैं कि छोटा निवेश वाला बिजनेस का क्या मतलब है। लो इन्वेस्टमेंट मतलब जिसमें कम पैसा लगाना पड़े, ऐसा व्यवसाय जिसको शुरू करने में कम पैसा लगाना पड़े, उसको लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। प्लान न्यू आइडिया, इसका कोई मतलब नहीं। प्लान नीड ए स्मॉल अमाउंट, प्लान शुड बी सिंपल। स्टार्ट, जो तुरंत शुरू हो जाए, ऐसा भी नहीं जो सिंपल हो, नहीं ऐसा हो। द प्लान नीड ए स्मॉल अमाउंट टू स्टार्ट बिजनेस, ऐसा बिजनेस जिसको स्टार्ट करने के लिए कम पैसे की जरूरत हो, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। क्या कहते हैं, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूएसपी की बात हो रही। देखो दिया, यूएसपी ऑफ अ बिजनेस प्लान रिफर्स टू। यूएसपी क्या कहा जाता है, यूएसपी ये होता है कि अगर पहले से कोई मोबाइल फोन है 10,000 में मिल रहा है, और उसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, म्यूजिक, फलाना 5G सब मिल रहा हो, और उसी समय आप भी मोबाइल कंपनी शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा यूनिक अपना लाना पड़ेगा कि आप उतने रेट में 48 की जगह 64 मेगापिक्सल दे दो, है ना, और जो अन्य कंपटीटर ना दे पाए, उसी को कहते हैं यूएसपी। ठीक है, तो यहां पर उसी से रिलेट करके आप किसी व्यवसाय योजना का अद्वितीय विकल्प, कि मतलब आप इतना दे दो, उतने पैसे में कोई दूसरा दे ना पाए। समझ रहे हैं, जैसे बिडिंग होती है ना, बोली लगती है, जो टेंडर वगैरह होता है, तो जब टेंडर आता है तो 4-5 लोग बोली लगाते हैं। कोई कहता है कि मुझे 1 करोड़ में दे दो, कोई कहता है मुझे 1.5 में दे दो, कोई कहता है 2 में दे दो। तो सबसे कम बोली जिसकी होती है उसी को टेंडर मिलता है। तो वही यहाँ पर भी एक बिजनेस शुरू करना है तो आपको मार्केट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बिजनेस चल रहा है, तो आपको आना है तो सबसे कम रखना पड़ेगा आपको अपना यूएसपी, उसी को कहते हैं। और स्पेशल बजट फॉर बिजनेस, इसका यूएसपी का मतलब क्या है हमें यहाँ बताना। न्यू कस्टमर फॉर बिजनेस, और स्पेशल और डिफरेंट आइडिया फॉर बिजनेस, और ओल्ड बिजनेस इज अपडेटेड। देखिए ओल्ड बिजनेस इज अपडेटेड, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। नए कस्टमर का भी कोई मतलब नहीं है। स्पेशल बजट मतलब पैसे का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। और स्पेशल और डिफरेंट आइडिया फॉर बिजनेस, ये जरूरी है कि हम कुछ ऐसा लेके आए जो दूसरे के पास ना हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कौन सा, मोबाइल फोन वाला दिया था कि मैं 10,000 में 64 मेगापिक्सल दे दूं, जो दूसरे न दे रहा, है ना। तो उसी को हम यूएसपी कहते हैं, कि ऐसा प्रस्ताव, ऐसा बिजनेस प्लान जो मैं दे रहा हूं, अन्य ना दे पाए, दूसरे लोग ना कर पाए, तभी आप वहां पर सक्सेस हो गए या दूसरों के अपेक्षा ज्यादा बेहतर कर पाओगे। तो उसी को हम कहते हैं यूएसपी। ठीक है जी, ये हो गया 35। इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे 36 to 70 हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की भी वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी। थोड़ी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे सही लग रहा है थोड़ी कुछ कमी रह गई। बाकी कहीं गलती से अगर मैंने बताया सही हो, नीचे गलत लिख दिया हो, क्योंकि ऐसी गलतियां हो सकता हो आज हुई हो, तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बाकी कुछ ये है कि आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं ग्लोबल ITI को। ग्लोबल ITI मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आने वाले टाइम
सेकेंड ईयर में आपको काम आएगा। और वेबसाइट इसको रेगुलर विजिट कीजिए, यहाँ पर समय समय पर हम लोग कंटेंट अपडेट करते रहते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और क्या, अभिषेक सर बंद कर दीजिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।